मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम हमारे भारत के जो उद्योग हैं, भारी उद्योग, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, कल हमने तो जो था हमारे उद्योगों के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया था, लेकिन जो हमारे निर्माण उद्योग है, टाइप ऑफ हमारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनका हमने अध्ययन नहीं किया था। तो वो जो हमारा बचा हुआ जो टॉपिक है वो आज हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, निर्माण उद्योग किसे कहते हैं एवं उद्योगों के जो प्रकार हैं वो हमारे किस प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं, उसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, और वो जो उद्योग है वो कौन कौन से उद्योग हैं और उन उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो कार्य कर रही हैं। वैसे हमने औद्योगिक इकाइयों के बारे में हमने पढ़ लिया था, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, आपका तांबा उद्योग वगैरह जो है हमने पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम भारत का भूगोल में निर्माण उद्योग के बारे में एवं उद्योग जो प्रकार हैं उनकी हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो निर्माण उद्योग की परिभाषा क्या होती है वो पे देखो लिखी हुई है। कच्चे एवं अर्धनिर्मित माल को, कच्चे एवं अर्धनिर्मित माल को मशीनों की सहायता से, कच्चे एवं अर्धनिर्मित माल को मशीनों की सहायता से निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करना। कौन सी वस्तुओं में? निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? निर्माण उद्योग कहलाता है। ये जो क्रिया या जो प्रोसेस होता है इसे हम निर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे कच्चा माल है कपड़ा या धागा, क्या है? कपड़ा या धागा, उससे निर्मित वस्तु में बदला जाता है। किसमें? आपके वस्त्र में। तो वस्त्र में या कपड़े में बदलने के पश्चात जो है वो आपका वो जो इकाई आपकी हो जाएगी निर्माण इकाई या निर्माण उद्योग हमारा कहलाएगा। ऐसे ही निर्माण उद्योग में जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गए, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, आपका चीनी उत्पादन उद्योग हो गया। चीनी निर्माण जो हम कहते हैं गन्ने से कच्चे माल के रूप में, गन्ने से तो करते हैं, तो कच्चा माल जो है हमारा क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। कच्चे माल से आपके निर्मित वस्तु क्या हो गई? चीनी हो गई गन्ने से। तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? निर्माण उद्योग हो गया। क्या हो गया? निर्माण उद्योग। ऐसे ही रसायन आधारित उद्योग हो गए, पेट्रो रसायन उद्योग, वो हमारे इसी प्रकार के उद्योगों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें हम निर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण उद्योग, अर्थात जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? वस्तुएं बनाई जाती हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे उद्योगों के प्रकार में। किस में आते हैं? उद्योगों के प्रकार में। ठीक है, उद्योगों के जो प्रकार है वो हमारे सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है श्रम के आधार पर। कौन सा आता है? श्रम के आधार पर उद्योगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, बड़े, मध्यम और आपके छोटे पैमाने के उद्योग। सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योग, उसके बाद में मध्यम पैमाने के उद्योग और तीसरा जो आता है आपका छोटे पैमाने का उद्योग। सबसे पहले हम बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में हम बात करेंगे। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं इनमें बड़ी संख्या में जो है श्रमिक कार्य करते हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक इसमें कार्य करते हैं और उत्पादन जो होता है वो भी बड़े स्तर पे होता है। उत्पादन जो स्वरूप होता है बड़े पैमाने का होता है, इसलिए इन उद्योगों को हम क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं या बड़े पैमाने के उद्योगों के रूप में हम इनको देखते हैं, जिनमें मशीनों की सहायता से, किनकी सहायता से? मशीनों की सहायता से जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे आपका सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के अलावा पटसन उद्योग हो गया, और आपका मशीनरी निर्माण उद्योग जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसको हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन एवं मशीनरी। तो ये आपके किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे बड़े पैमाने के उद्योगों में। ठीक है, वे उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर श्रमिक कार्य करते हैं और बड़ी पूंजी का निवेश करना पड़ता है, तो वो उद्योग हमारे लिए बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, अब अगले जो हमारे आते हैं वो आते हैं मध्यम पैमाने के उद्योग। कौन से आते हैं?
मध्यम पैमाने के उद्योग। तो मध्यम पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो न तो ज़्यादा बड़े होते हैं और न ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब वे उद्योग जिनमें मध्यम स्तर की पूंजी लगाई जाती है, मध्यम स्तर के श्रमिक कार्य करते हैं, न तो ज़्यादा श्रमिकों की संख्या होती है न कम होती है। इस प्रकार के उद्योगों में जैसे रेडियो उद्योग, साइकिल उद्योग और टेलीविज़न उद्योग को हम शामिल करते हैं। तो मध्यम उद्योगों में हम कौन से उद्योगों को शामिल करते हैं? जैसे टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, ट्रांजिस्टर, इस प्रकार के जो उद्योग हैं जिनमें बड़े उद्योगों या बड़े पैमाने के उद्योगों के बनिस्पत कम पैसा खर्च करना पड़ता है, वो हमारे मध्यम पैमाने के उद्योग होते हैं जिनमें श्रमिकों की संख्या बड़े पैमाने के उद्योगों से कम होती है। कौन से उद्योगों से? बड़े पैमाने के उद्योगों से कम होती है। मध्यम पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो आपके छोटे पैमाने के उद्योगों से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे छोटे पैमाने के उद्योगों में। ठीक है, वे उद्योग जिनमें न तो श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है, न पूंजी का जो है वो इतना ज़्यादा उसमें खर्च करना पड़ता है। इसमें जो होता है वो छोटे स्तर पर, जिसको हम बोलते हैं ना कि पारिवारिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर उद्योग इसमें चलाए जाते हैं। तो इसलिए श्रमिकों की संख्या अपने आप कम हो जाती है। जब श्रमिकों की संख्या कम हो जाती है तो सीधी सी बात है लागत वगैरह वो भी कम आती है। तो छोटे स्तर पर जो है वो उद्योग आपके छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों में अगर हम देखें तो कुछ कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं जो कि स्थानीय स्तर पर हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे परंपरागत रूप से जो है खिलौना उद्योग जो है आपको इसी श्रेणी में आता है, बुनाई उद्योग वो आपका इसी श्रेणी में आता है, टोकरियाँ वगैरह जो बनाते हैं वो इस प्रकार के जो उद्योग है वो आपके इसी छोटे पैमाने के उद्योगों में हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा श्रम के आधार पर, श्रमिकों के आधार पर बांटा गया उद्योगों का प्रकार, जिसमें बड़ी मात्रा में श्रमिक बड़े पैमाने में, मध्यम मात्रा में श्रमिक मध्यम पैमाने में, और पारिवारिक लोग और कुछ ही संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 20 इससे ज़्यादा नहीं होंगे जो श्रमिक है वो आपके छोटे पैमाने के उद्योगों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्शन श्रम के आधार पर उद्योगों का प्रकार का। 3 प्रकार के हो गए, बड़े, मध्यम और छोटे। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लॉक कर देते हैं। ये लो, ये हमारा हो गया पूरा श्रम के आधार पर विभाजन। अगला जो आता है वो आता है हमारा कच्चा माल एवं निर्मित वस्तु के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, ये जो वर्गीकरण है हमको 2 रूपों में देखने को मिलता है। कितने रूपों में देखने को मिलता है? 2 रूपों में। कौन कौन से? भारी उद्योग एवं हल्के उद्योग। अब भारी उद्योग तो क्या होते हैं और हल्के उद्योग क्या होते हैं वो हम इस कच्चे माल एवं निर्मित वस्तु के आधार पर देख सकते हैं। देखो, भारी उद्योगों में जैसे कि आपके लोहा इस्पात उद्योग। कौन से उद्योग? लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, मशीनी उपकरण उद्योग, मशीनी उपकरण उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग एवं चीनी उद्योग जो है वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी श्रेणी में आ गए? भारी उद्योगों की श्रेणी में आ गए। इसके अलावा मोटर गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग। ठीक है, ये जो सारे उद्योग हैं वो आपके भारी उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। इसमें जो पूंजी का जो निवेश होता है वो भी बड़े स्तर पर हमको देखने को मिलता है। कौन से स्तर पर देखने को मिलता है? बड़े स्तर पर हमको पूंजी का निवेश जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम देखें तो जो भारी हमारे उद्योग हैं, भारी जो उद्योग है वो बड़ी इकाइयों के रूप में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है और
निजीकरण का जो है संभावनाएं वो भी इसमें हमको देखने को मिलती है भारी उद्योगों में। ठीक है, अब भारी उद्योग हमारे लोहा इस्पात उद्योग, मशीनी उपकरण उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योगों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो आता है वो आता है हमारा हल्का उद्योग। ठीक है, अब हल्के उद्योग में उन औद्योगिक इकाइयों को शामिल करेंगे जिसमें वजन में जो कमी होती है, किसमें कमी होती है, वजन में जो कमी होती है, उन उद्योगों को हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल भार ह्रास की कमी ही होगी। इस प्रकार के उद्योग जो कि हमारे लिए हल्के उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर उद्योग, जैसे कि सॉफ्टवेयर उद्योग, कांच उद्योग, तो इसलिए हमारे इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर निर्माण उद्योग, सॉफ्टवेयर निर्माण एवं कांच उद्योग। ये ऐसे उद्योग है जो हमारे इसमें हल्के निर्माणकारी उद्योगों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और सिलाई की मशीनें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सिलाई उद्योग, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, सिलाई उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये जो है हमारे हल्के उद्योगों में शामिल किए जाते हैं, जो कि कच्चा माल एवं निर्मित वस्तुओं के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। इसमें हम कंप्यूटर उद्योग को भी शामिल कर सकते हैं। कौन से उद्योग को? कंप्यूटर उद्योग को, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को हम शामिल कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपका सॉफ्टवेयर जो उद्योग है वो इस श्रेणी का उद्योग माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा कच्चा माल एवं निर्मित वस्तुओं के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण भी पूरा होता है, जिसमें भारी उद्योग और हल्के उद्योगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा जो उद्योग आते हैं वो आते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वामित्व का जो आधार है, ये जो वर्गीकरण जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, 1951 में इसका वर्गीकरण किया गया था, जिसमें सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त या सहकारी उद्योग शामिल किया जाता है। ठीक है, हम तीनों उद्योगों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा है सार्वजनिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सार्वजनिक उद्योग जो है उसमें हमारी कई पेट्रोलियम इकाइयाँ, कई लोहा इस्पात औद्योगिक इकाइयाँ और कई चीनी मिलों की जो इकाइयाँ हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। तो भारी उद्योग जो है वो आपके सार्वजनिक सेक्टर में आ सकते हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं जो होती है वो भी आपके सार्वजनिक सेक्टर में आती हैं, और कई जो संस्थाएं ऐसी हैं जो निर्माण भी करती हैं, उत्पादन करती है और उत्पादन को वितरित भी करती हैं। जैसे ही बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आपके पेट्रो रसायन इकाइयां हैं, वो भी आपके इसी सार्वजनिक सेक्टर की इकाइयों के रूप में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि HPCL, जैसे कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रो केमिकल लिमिटेड, ये ऐसी ही इकाइयाँ है हमारी। ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं सार्वजनिक उद्योग। कौन से उद्योग देखते हैं? सार्वजनिक उद्योग, वे उद्योग जिसमें सरकार का अधिकार होता है और सरकार के द्वारा पूरी जो हमारी जनता होती है, पब्लिक जो होती है, उसका जो है अधिकार क्षेत्र हमको देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आता है निजी उद्योग। अब निजी उद्योग क्या होते हैं? ये वे उद्योग होते हैं जो निजी संस्थाओं के द्वारा चल रहे होते हैं, निजी व्यक्तियों के द्वारा चल रहे होते हैं। तो मतलब वे उद्योग जो किसी निजी व्यक्ति विशेष और निजी संस्थाओं के द्वारा चलायमान होते हैं या संचालन होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में जैसे कि हमारे जो एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, आपके जियो जो कंपनियां हैं वो कंपनियां हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा जो आपकी DTH कंपनियां हैं वो भी हमारी निजी उद्योग के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। कई गाड़ी बनाने के जो कारखाने हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं आपके निजी उद्योगों में। कौन से उद्योगों में?
निजी उद्योगों में, जैसे कि टाटा का कारखाना है, टाटा गाड़ियों का बनाने का कारखाना है, ठीक है, ट्रक बनाने का कारखाना है, वो सारे आपके इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी डीटीएच कंपनियां हैं, एयरटेल, डिश टीवी वगैरह जो आपकी आती है, टाटा स्काई वगैरह जो आती है, वो सारी की सारी आपके निजी सेक्टर की आती है। कौन सी सेक्टर की आती है? निजी सेक्टर या निजी उद्योगों की श्रेणी में शामिल की जाती है। तो ये हो गए हमारे दो पहले, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। अब उसके बाद में आता है हमारा सहकारी सेक्टर या संयुक्त उपक्रम। इसमें क्या होता है? कुछ हिस्सा तो होता है लोगों के समूह का और कुछ हिस्सा होता है सरकार का, ठीक है। तो जो ऐसे जो उपक्रम हैं, उन उपक्रमों को हम संयुक्त उपक्रम या सहकारी उपक्रम या सहकारी उद्योगों की श्रेणी में मानते हैं। इस प्रकार के उद्योगों की अगर हम बात करें तो जैसे कि हैंडलूम उद्योग जो हमारा आता है, हथकरघा उद्योग जो हमारा आता है वो इसी श्रेणी का आता है, सहकारी सेक्टर का, ठीक है। हैंडलूम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैंडलूम उद्योग या हथकरघा उद्योग, वो आपका संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग का प्रक्रम है। डेयरी उद्योग जो है वो भी आपका इसी प्रकार का उद्योग है। इसके अलावा जो आज खाद बीज वगैरह जो होता है वो भी हमारा सहकारी सेक्टर का ही एक उद्योग है। खाद बीज की जो दुकानें हमारी खोली जाती है वो सहकारी उद्योग की श्रेणी में ही हमारे आते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे तीनों रूप जो हैं स्वामित्व के आधार पर बताए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में जैसे अगर हम और देखें तो कई BSNL वगैरह जो कंपनी है हमारी वो भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। कई जो कॉलेजेस वगैरह है वो आपके संयुक्त अथवा सहकारी सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया तीनों का स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हमारा जो चलेगा वो चलेगा कच्चे माल के आधार पर या कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कच्चे माल के आधार पर या कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है कृषि पर आधारित उद्योग। किस पर आधारित? कृषि पर आधारित। दूसरा है खनिजों पर आधारित। तीसरा है चारागाहों पर आधारित। और चारागाह किसके लिए? पशुओं के लिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से किस पे आधारित हो गया? पशुओं पर आधारित उद्योग हो गया। किस पे हो गया? पशुओं पर आधारित या चारागाहों पर आधारित उद्योग। और चौथा और अंतिम आपका है वन उत्पाद आधारित उद्योग या वनों पर आधारित उद्योग। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको दिख रहे होंगे चारों के चारों उद्योग, दिख रहे हैं ना अच्छी तरीके से कच्चे माल के स्रोत के आधार पर? हाँ, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों की। कौन से उद्योगों की बात करेंगे? कृषि आधारित उद्योगों की हम बात करेंगे। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि कृषि से जो उत्पादन प्राप्त होता है या जो उपज प्राप्त होती है उस पर आधारित होते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और दूसरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। चीनी उद्योग कैसे? गन्ना उत्पादित होता है, कृषि में बनता है, चीनी के लिए कच्चा माल के रूप में हम देखते हैं उसको। इसके अलावा जो सूती वस्त्र है वो कृषि में कपास के रूप में देखने को मिलता है। कृषि से कपास का उत्पादन होता है और कपास से क्या बनता है? फिर कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा बनता है, ठीक है। तो कपड़ा बन गया, वो सूती वस्त्र उद्योग में हो गया। किस पर आधारित हो गया? कृषि पर आधारित हो गया। ऐसे ही दूसरे जो वस्तुएं जैसे कि आपके गेहूं वगैरह है, बाजरा वगैरह है, दालें वगैरह है, जितने भी आपकी खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो भी आपके कृषि पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि दलहन वगैरह है, आपकी गेहूं है तो गेहूं से आटा वगैरह बनता है और आटे से फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वो बनाई जाती है। तो वो आपके कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में हम शामिल करते हैं। दूसरा आता है खनिजों पर आधारित उद्योग। किस पर आधारित उद्योग? खनिजों पर आधारित उद्योग। आज अगर हम हमारे भारत की बात करें तो कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ हमारे भारत में जो है हमको खनिजों पर आधारित उद्योगों का जो विकास है वो भी देखने को मिला है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारे भारत में निर्माण उद्योग जो है बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं या भारी उद्योग जो हैं बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में खनिजों की जो है खोज जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। खनिज उत्पादन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है वो हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोहा के भंडार देखने को मिले हैं।
कोयले के भंडार देखने को मिले हैं, कोयले के भंडार हमारे यहाँ अवस्थित है, मैग्नीज के भंडार हमारे यहाँ अवस्थित है, तांबे के भंडार हमारे यहाँ अवस्थित है। तो जितने भी खनिज हमारे यहाँ पे अवस्थित है, उन खनिजों से संबंधित उद्योग जो है हमको आज देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीसा और जस्ता उद्योग है, तो उससे हमको कई प्रकार के जो है हमारी सामग्री वगैरह निर्माण उद्योग उसमें आते हैं। जैसे कांच उद्योग वो सीसा आधारित उद्योगों की श्रेणी में आता है। जस्ता हो गया, उससे हम कई प्रकार के जो हमारे तार वगैरह आते हैं, शोल्डिंग वगैरह के जो तार आते हैं उनका निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण बनते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पुर्जे वगैरह बनते हैं, विद्युत के जो वो हमारी इकाइयाँ हैं उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। तांबे का करते हैं, तांबा खनिज है, तो उस तांबे के खनिज के रूप में अगर हम देखें तो वो हम उससे हम विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि बर्तन उद्योग में भी तांबे का काम आता है। और इसके अलावा जो हमारा बिजली का जो सामान है, जैसे कि पंखे वगैरह हमारे बनते हैं, तो उसमें भी हम तांबे का उपयोग करते हैं। तो ये जितने भी हमारे खनिज हैं वो ज़्यादातर उद्योगों के लिए हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि लोहे से लोहा इस्पात उद्योग, तांबे से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपका, या बिजली के जो सामान वायरिंग वगैरह जो बनती है आपकी, तार वगैरह जो बनते हैं वो खनिजों पर ही आधारित होते हैं। और वो खनिज जैसे कि तांबा हो गया, मैग्नीज से हम क्या बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, लोहे को और मैग्नीज को मिलाकर, ठीक है। तो इस प्रकार खनिजों पर भी हमको बहुत सारे उद्योगों की जो है स्थापना हम करते हैं। और वो जो सारे उद्योग है वो आपके खनिजों पर आधारित होते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, आपका तांबा उद्योग हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं अब्रक वगैरह पे, इनसे जितने भी वो जो निर्माण होते हैं वो सारे आपके खनिजों पर आधारित ही होते हैं। अगर हम देखें कि हमारे भारत में इस प्रकार के उद्योग कौन से क्षेत्रों में वितरित है, तो छोटा नागपुर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, जो कि हमारे भारत का खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संपन्न प्रदेश जो है हमारा छोटा नागपुर प्रदेश कहा जाता है। इसलिए आज आपके पश्चिम बंगाल में, आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक राज्यों में बड़ी इकाइयाँ जो हैं उद्योगों की हमको देखने को मिलती है जो खनिजों पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका तीसरा, चारागाहों पर आधारित उद्योग। अब चारागाह किस पर आधारित होते हैं, किसके लिए होते हैं चारागाह, पशुओं के लिए। तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पशु आधारित उद्योगों को हम इसमें ऐड करते हैं, जिसमें कि दूध वगैरह जो है, पशुओं की जो चमड़ा उद्योग है, पशुओं से मांस वगैरह जो प्राप्त होता है वो उद्योग है, और सींग वगैरह जो प्राप्त होते हैं, हड्डियाँ वगैरह जो प्राप्त होती है, तो वो सारे जो उद्योग, वो जो सारा जो कच्चा माल है वो हमारे चारागाहों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, चारागाहों पर। तो इस प्रकार से हम चारागाहों पर आधारित उद्योगों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। किसमें, कच्चे माल के आधार पर। जैसे कि आपके पशुओं से जो कच्चा माल हमको प्राप्त होता है, जैसे कि मांस वगैरह प्राप्त होता है, चमड़ा वगैरह प्राप्त होता है, इसके अलावा हड्डियाँ वगैरह जो हमको प्राप्त होती है, वो सारी की सारी आपको किस पर आधारित होती है, पशुओं पर, जिसमें खाल, सींग, जूता वगैरह। और डेयरी उद्योग जो है वो हमारे चारागाहों पर ही आधारित होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का चारागाहों पर आधारित उद्योग। उसके बाद में आता है वनों पर आधारित उद्योग। अब वन पर आधारित उद्योगों को अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि औषधि निर्माण उद्योग है। कौन से उद्योग, औषधि निर्माण है। इसके अलावा कई प्रकार के जो फल वगैरह हैं वो हमको वनों से प्राप्त होते हैं, जिनसे दवाई वगैरह भी बनती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह हमको प्राप्त होती हैं, तो वो औषधि निर्माण के अंतर्गत आ जाते हैं। लाख वगैरह जो है वो भी हमको वनों से प्राप्त होती है। वनों से हमको कागज़ उद्योग के लिए लुगदी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, लुगदी की। तो वनों पर जो है हमको बहुत सारे ऐसे उद्योग जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। वनों पर हमको पर्यटन उद्योग भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई जो वन क्षेत्र हमारे हैं वो हमारे पर्यटन क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो वन जो है वो आपके पर्यटन उद्योगों की श्रेणी में भी हम रख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है वो आपके इन वनों पर आधारित हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारत में उद्योगों के प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपके श्रम के आधार पर, कच्चा माल एवं निर्मित वस्तुओं के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण जो है हमको देखने को मिलता है हमारे भारत में। ये तो मुख्य जो वर्गीकरण हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा विविध अनेक जो उद्योग है वो भी हमको देखने को मिलते हैं। और वो उद्योग अगर हम देखें तो जैसे ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में जो चलाए जाते हैं छोटे स्तर के जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग जो आपके लघु और मध्य जो आपके आते हैं मध्यम स्तर के उद्योग,
उन्हीं के बनिस्पत हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में जो है वो गांव के आसपास जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसी पर आधारित ये उद्योग होते हैं। उपभोक्ता उद्योग मतलब कि वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती है या उपभोक्ता डिमांड करता है, मांग करता है, जैसे खिलौने वगैरह हैं, तो वो आपका उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, जो गाँव में हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आधारभूत उद्योग है। अब आधारभूत उद्योगों में जैसे वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को क्या करवाते हैं, कच्चा माल प्राप्त करवाते हैं, कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, वो आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। पूंजी प्रधान, वे उद्योग जो पूंजी वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं, जैसे कि फाइनेंस वगैरह, बैंकिंग वगैरह, वो सारा आपका पूंजी प्रधान उद्योगों की श्रेणी में आता है। उसके बाद में आता है श्रम प्रधान। तो ये वे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों को रोजगार, दूसरे उद्योगों को जो श्रमिक वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, जो गाँव खेड़ा वगैरह जो होते हैं वहाँ पे हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमको अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे उद्योगों के प्रकार। ठीक है, इस प्रकार जो है हमको उद्योगों के प्रकार देखने को मिलते हैं। इसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, पहले दोबारा से आ जाते हैं निर्माण उद्योग में। परिभाषा क्या बनाई थी हमने, कच्चे एवं अर्धनिर्मित माल को मशीनों की सहायता से निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करना। मतलब कच्चा माल या तो कच्चा माल है या अर्ध कच्चा माल है या अर्धनिर्मित है, अर्धनिर्मित वस्तु है, उनको क्या करें कि उनको निर्मित अवस्था में ले जाए। और जो निर्मित अवस्था में जो प्रोसेस लेके जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग। जैसे कई प्रकार के कंप्यूटर पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो अर्धनिर्मित होते हैं जब तक कि हम उसको असेंबल नहीं करते हैं। तो असेंबलिंग करने वाली जो कंपनियां होती है वो हमारे निर्माण इकाइयों के रूप में देखने को मिलेगी। और जो कच्चा माल है, जो कंपनियां एक एक दो दो पुर्जे वगैरह बनाती हैं, वो पुर्जे वगैरह वो आपके अर्धनिर्मित माल के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही चीनी उद्योग है, वो भी आपका इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उद्योगों के प्रकार पे। टाइप्स ऑफ हमारी इंडस्ट्रीज कैसी है, उसमें श्रम के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, मध्यम में मध्यम प्रकार की श्रमिकों की संख्या होती है क्योंकि ये श्रम के आधार पर है। और छोटे पैमाने के उद्योगों में कुछ पारिवारिक लोग और कोई आसपास के जो लोग होते हैं वो कार्य करते हैं। कच्चा माल और निर्मित वस्तु के आधार पर 2 भागों में बांटा है, भारी और हल्के। भारी उद्योगों में जो है आपके लोहा इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग जिसे हम अभियांत्रिकी उद्योग भी कहते हैं, रसायन उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, वो इसमें शामिल होते हैं। हल्के उद्योगों में जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग है, कांच निर्माण उद्योग है, उसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। सिलाई मशीनें जो है वो भी इसमें आती हैं। स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में हम बांटते हैं, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम होते हैं जो कि बड़ी इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग वगैरह जो है, लोहा इस्पात इकाइयाँ हैं आपके क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सेक्टर में आपके लोहा इस्पात इकाइयाँ होगी। विद्युत जो आपकी इकाइयाँ हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा कई प्रकार की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी आपके इसमें शामिल होती है। निजी उद्योग जो हैं, इसमें निजी व्यक्ति और संस्थाएं जो होती है वो अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं, जैसे कि टाटा हो गया, एयरटेल वगैरह आपकी कंपनियां हैं। टाटा, एयरटेल, डीटीएच वगैरह की कंपनियां हैं। डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह जो है वो इसमें आती है आपकी निजी उद्योगों की श्रेणी में। ठीक है, आज बहुत सारी भारत में कंपनियां निजी सेक्टर में आती हैं। रिलायंस वगैरह है वो आपकी आती है, जियो वगैरह, वोडाफोन वगैरह। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें वो उद्योग आते हैं जिसमें सरकार और लोगों का जो समूह होता है उनका भागीदारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के उद्योगों में जो है आपके डेयरी उद्योग वगैरह हैं। कृषि कार्य जो है वो आता है, कृषि उद्योग जो है वो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। इसको 4 भागों में बांटते हैं, कृषि आधारित, खनिज आधारित और चारागाह आधारित और वनों पर आधारित। ठीक है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। कृषि पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है और आपका फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ जो है वो इसी पर आधारित है, जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में जानते हैं। सारा का सारा आपका कृषि पर आधारित है। खनिजों पर आधारित उद्योग की अगर हम बात करें तो जो लोहा इस्पात उद्योग है आपका, मैग्नीज वगैरह है, आपके अब्रक वगैरह है, टंगस्टन वगैरह है, विद्युत
इकाइयों की जो स्थापना की गई है। विद्युत निर्माण जो उद्योग है वो सारा आपका इसके खनिजों पर ही आधारित है। कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वो जो सारा का सारा। चारागाहों पर आधारित, जिसमें पशु वगैरह जो हैं वो इस पर आश्रित होते हैं, और पशुओं से डेयरी उद्योग के लिए दूध वगैरह है और मांस वगैरह है वो प्राप्त होता है। उसके अलावा पशुओं से चमड़ा, सींग, हड्डियाँ वगैरह वो कई उद्योगों में काम में आते हैं। वनों पर जो है जड़ी बूटियाँ वगैरह है, दवाइयाँ, औषधि निर्माण वगैरह है, लाख, चूड़ियों और कागज़ उद्योग के लिए जो है लुगदी वगैरह है वो उसकी प्राप्ति होती है। उसके अलावा अन्य उद्योग भी हमको देखने को मिलते हैं जो विविध उद्योगों की श्रेणी में शामिल होते हैं। ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, आधारभूत उद्योग, पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान उद्योगों की श्रेणी में हम बांटते हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा उद्योगों का स्थानीयकरण। भारत में उद्योगों का स्थानीयकरण, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो आएगा वो आएगा उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योगों का स्थानीयकरण जो है वो किस प्रकार के कारकों पे आधारित है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है। उद्योगों का जो स्थानीयकरण मतलब उद्योगों की स्थापना की बात चल रही है यहाँ पे, और उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो स्थानीयकरण के कारक, ठीक है, तो इन कारकों की हम बात करेंगे। तो दो प्रकार के कारक देखने को मिलते हैं। पहला आता है भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, और दूसरा आता है हमारा गैर भौगोलिक कारक, गैर भौगोलिक कारक, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कारक हमको देखने को मिलते हैं हमारे उद्योगों के स्थानीयकरण में। उद्योगों के स्थानीयकरण में दो प्रकार के जो कारक है हमको देखने को मिलते हैं। अब भौगोलिक कारकों में कौन कौन से आते हैं उनकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले कच्चा माल, भौगोलिक कारक में आता है कच्चा माल। उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका कच्चा माल। कच्चा माल के बाद में आता है आपका शक्ति के संसाधन, शक्ति या पावर के साधन। इसके बाद में श्रम या श्रमिक, ठीक है। तो ये तीन हो गए हमारे। उसके बाद में श्रमिकों के बाद में हमारा आता है परिवहन, संचार, परिवहन और संचार, ठीक है। पांचवा आता है हमारा परिवहन और संचार के बाद में, चार हो गए वो भौगोलिक कारक। इसके बाद में परिवहन संचार के बाद में बाजार हो गया, सस्ती भूमि हो गई कारखानों के लिए, और जलापूर्ति। बाजार, सस्ती भूमि, कारखाने लगाने भी तो है ना, सस्ती भूमि। और सातवें नंबर का क्या बताया था मैंने, सस्ती भूमि के बाद में जो हमारा आता है वो लगभग जलापूर्ति। कौन सा आता है, जलापूर्ति। तो ये आपके महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं जो किसी भी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम या श्रमिक, परिवहन और संचार, बाजार, सस्ती भूमि और जलापूर्ति। अब हम इनके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कच्चे माल के बारे में बात करते हैं। देखो
किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमको कच्चे माल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हमारे पास में अगर शक्ति का साधन है, श्रमिक है, परिवहन और संचार की व्यवस्था है, बाजार की व्यवस्था है, सस्ती भूमि हमको उपलब्ध हो गई है कारखानों के लिए, और जलापूर्ति की भी प्रचुर मात्रा में हमारे पास में सुविधा है। लेकिन वस्तु निर्माण करने के लिए, किसी भी वस्तु के निर्माण करने के लिए अगर हमारे पास में कच्चा माल नहीं है तो ये बाकी के जितने भी कारक हैं वो हमारे व्यर्थ हैं। क्यों? अगर हमारे पास में कच्चा माल ही नहीं है, कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो हम उत्पादन किसका करेंगे? तो इसलिए उद्योगों के स्थानीयकरण में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपका आता है या भाग जो शामिल होता है वो किसका होता है? कच्चे माल का। कि उद्योग जो है वो वस्तु निर्माण के लिए लगाए जाते हैं, और वस्तु निर्माण किससे होता है? कच्चे माल से। जैसे मान लो हमको कपड़ा उद्योग ही लगाना है, क्या लगाना है? कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग की मिल लगानी है, और हमारे पास में कपास कच्चा माल ही नहीं है, तो हम उत्पादन कपड़े का कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो जो है हमारा कच्चे माल के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा आपका कच्चे माल पर आधारित उद्योग जो है वो आपके भौगोलिक कारकों में आते हैं। उसके बाद में आता है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन की अगर हम देखें, जैसे कि शक्ति के साधन के रूप में हमको कोयला शक्ति देखने को मिलती है, जल विद्युत शक्ति देखने को मिलती है, परमाणु जो हमारा ऊर्जा है वो हमको देखने को मिलती है, और पेट्रोलियम ऊर्जा वो हमको देखने को मिलती है। अगर किसी उद्योग में पेट्रोलियम ऊर्जा की आवश्यकता है तो अगर वो नहीं है तो फिर वो उद्योग काम नहीं करेंगे। जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है तो फिर उद्योग काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम देखें तो आज हमारे भारत के ज़्यादातर उद्योगों में जो है जल विद्युत आधारित ऊर्जा की हमको आवश्यकता है, और वो हमको मिल भी रही है। ज़्यादातर जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे हमको जल विद्युत की प्राप्ति होती है, और हमारे जो कारखाने हैं, बड़े इस्पात संयंत्र जो हैं वो इसी प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं से जल विद्युत की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन है हमारा पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी घाटी परियोजना, कर्नाटक में पायकारा विद्युत परियोजना है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार की परियोजनाएं हैं। बराकर नदी है, तो वो हमारी क्या है? ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद में आता है श्रम या श्रमिक। अब अगर हम कोई कारखाना खोलते हैं और कारखाने में काम करने के लिए हमारे पास मजदूर नहीं है, श्रमिक नहीं है, और अगर मिलते भी हैं श्रमिक और ऊंची लागत पे मिलते हैं, तो फिर हमारे जो उद्योग वगैरह हैं वो हमारे लिए डगमगा जाते हैं, चलायमान नहीं हो पाते हैं, उनमें उत्पादन जो है वो महंगा होता है। तो इसलिए हमको सस्ते श्रमिकों की और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है परिवहन और संचार। संचार के अंतर्गत जैसे कि आपके टेलीफोन वगैरह है, सूचनाएं हैं, उद्योगों से संबंधित, माल से संबंधित, कच्चे माल से संबंधित और तैयार माल से संबंधित। अगर वो सूचनाएं जो है समय पे नहीं पहुंचेगी तो भी हमको समस्या आएगी। जैसे परिवहन करना है, लोडिंग वगैरह करना है, सामान को लाना है, ले जाना है, कच्चे माल को लाना है कारखानों में, और कारखानों से फिर तैयार माल को ले जाना है, तो वो जो सारा का सारा आपका आता है परिवहन और संचार के अंतर्गत आता है। अगर परिवहन व्यवस्था अच्छी है, इसलिए अगर हम आज देखें तो विश्व के ज़्यादातर उद्योगों का जो सांद्रण है या जो फैलाव है वो विश्व के समतल मैदानों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? समतल या पठारी भागों में देखने को मिलता है। बाजार। अब कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम और परिवहन और संचार के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो आता है बाजार। कच्चा माल मिल रहा है, वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन भी हो गया, परिवहन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर हमको बाजार मिलेगा ही नहीं बेचने के लिए वस्तु को, तो फिर वो उत्पादन हमारे लिए व्यर्थ है। तो इसलिए उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए बाजार की उपस्थिति भी अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा सस्ती भूमि। हमारे पास में सारे फैक्टर्स मौजूद है, कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, श्रम है, परिवहन है, बाजार है, लेकिन कारखाना खोलने के लिए हमको भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है, सस्ती भूमि नहीं मिल रही है, तो फिर हम उत्पादन कहाँ करेंगे और शक्ति के साधन को लेकर भी क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे पास में सस्ती भूमि होना अति आवश्यक है, ताकि हम बड़े स्तर पर वहाँ पे कारखाने की स्थापना कर सकें। ठीक है, उसके बाद में आता है जलापूर्ति। अब जलापूर्ति क्यों आवश्यक है? देखो, जलापूर्ति इसलिए आवश्यक है, जो कारखाने में काम कर रहे हैं श्रमिक वगैरह, उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें भी पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपका वस्त्र उद्योग है तो उसमें केमिकल वगैरह जो है
उनसे कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह होती है, तो उसके लिए जलापूर्ति प्रबल होनी चाहिए। अगर जलापूर्ति नहीं है तो फिर उद्योग हमारे बंद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है भौगोलिक कारक, ये हमारे कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम, परिवहन, बाजार और सस्ती भूमि और जलापूर्ति किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारकों के बाद में आते हैं हमारे जो नेक्स्ट कारक, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला आता है इसमें पूंजी। गैर भौगोलिक कारकों में पूंजी, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति की हम बात कर लेते हैं इसमें, वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में औद्योगिक जड़त्व, उद्योग जड़त्व या प्रारंभिक संवेग। ठीक है, पूंजी हो गया, औद्योगिक नीति हो गया हमारा, उद्योग जड़त्व या प्रारंभिक संवेग जो है वो हमारा इसके अंतर्गत आ गया। इसके अलावा जो है बैंकिंग सुविधा, बीमे की सुविधा और सरकारी जो क्या बोलते हैं उसको, नीतियाँ जो है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। राजनीतिक स्थिरता, औद्योगिक नीति तो हमने कर ली ना पहले। तो उद्योग जड़त्व, प्रारंभिक संवेग, राजनीतिक सुरक्षा, बैंकिंग सुविधा और लास्ट एंड फाइनल जो है वो आता है बीमा सुविधा। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे गैर भौगोलिक कारक हैं। कौन से कारक है? गैर भौगोलिक कारक। ठीक है, अब हम इनकी वन बाय वन बात कर लेते हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो, कच्चे माल को खरीदने के लिए, शक्ति के साधनों के लिए, श्रमिकों के लिए, परिवहन संचार के लिए, बाजार, सस्ती भूमि और जलापूर्ति के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास में पूंजी नहीं है तो बाकी के फैक्टर हमारे लिए कोई काम के नहीं है। तो पूंजी हमको गैर भौगोलिक कारकों में हमको शामिल करना होता है। औद्योगिक नीतियाँ, अब सरकार के द्वारा क्या होती है? उद्योगों के लिए विशेष नीतियाँ चलाई जाती हैं, जैसे अनुदान देना वगैरह हो गया, क्षेत्र विशेष उपलब्ध करवाना हो गया, सस्ती भूमि उपलब्ध करवानी हो गई, वो सारी आपकी औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत आती है। तो उद्योग के लिए औद्योगिक नीतियाँ होना अति आवश्यक है। जैसे कि आपके सार्वजनिक सेक्टर के उद्योगों में अलग नीतियाँ हैं, निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए अलग नीतियाँ हैं, ताकि वो और विकास कर पाए। तीसरा आता है उद्योग जड़त्व या प्रारंभिक संवेग। कई बार क्या होता है कि कुछ उद्योगों को प्रारंभिक स्तर पर अनुकूल दशा मिलती है अपने उद्योग के लिए। ठीक है, अब वो दशा कुछ समय तक तो उनको मिलती रहती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है वो अनुकूल दशाएं मिलना बंद हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस क्षेत्र विशेष में वो उद्योग कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे हम प्रारंभिक संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक संवेग। मैं दोबारा से बोल देता हूँ इसको, कि कई बार क्या होता है कि उद्योग ऐसी जगह पे खोल दिए जाते हैं जहाँ उनके लिए भौगोलिक जो दशाएँ होती है या जो दूसरी दशाएँ होती है वो अनुकूल होती है। कुछ समय तक तो अनुकूल रहती है और उसके बाद में वो दशाएँ जो है प्रतिकूल हो जाती है। लेकिन जब पहला वो खोल दिया गया उद्योग है, वो अभी भी वहाँ पे कार्य कर रहा होता है, और जब कार्य कर रहा होता है तो इस स्थिति को हम प्रारंभिक संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक संवेग, जो उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक है। नंबर 4, राजनीतिक सुरक्षा। कई औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो ऐसी है जो हम दूसरे देशों में भी लगाते हैं, हमारे देश में भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरे देशों से कंपनियाँ हमारे भारत में आती हैं। अगर उनको हम राजनीतिक सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो फिर वो यहाँ पे शांतिपूर्वक कार्य नहीं कर पाएगी, वो वापस लौट जाएगी। तो उसके लिए राजनीतिक सुरक्षा का होना अति आवश्यक है। बैंकिंग सुविधा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकिंग वगैरह की जो व्यवस्था वो करनी पड़ती है उद्योगों के लिए, तो बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए ताकि वो लोन वगैरह, फाइनेंस वगैरह की व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा बीमे की सुविधा। बीमे की सुविधा क्या होती है? कई बार उद्योगों में आग लग जाती है या नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार मानवीय क्षति भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि कई प्रकार के उद्योग ऐसे हैं जो कि आपके डेंजर जोन वगैरह जो है उनमें शामिल किए जाते हैं, खतरे वगैरह के लिए हम वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि आपके बारूद वगैरह के जो उद्योग है
वो इसके अंतर्गत आते हैं। पटाखा उद्योग वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो हानिकारक गैसें होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनका जो बीमा है, और उसके अलावा और जो दूसरे हमारे साधारण उद्योग है उनके जो बीमा पॉलिसीज़ वगैरह जो होती है वो अगर उपलब्ध करवाई जाती है तो उद्योगों के लिए लाभदायक स्थिति हो जाती है। अगर कभी उनका नुकसान भी होता है तो बीमे की सहायता से वो नुकसान पूरा करवा लिया जाता है और वो उद्योग आसानी से गतिमान रहते हैं या चलायमान रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे भारत में जो है उद्योगों की स्थापना हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ सारे हमारे कारकों को। उद्योगों का स्थानीयकरण के कारक हमारे दो भागों में बांटे गए हैं। पहला भौगोलिक कारक और दूसरा है गैर भौगोलिक कारक। ठीक है, ये दो कारक हमारे बांटे गए हैं। भौगोलिक कारकों में कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम या श्रमिक, परिवहन और संचार, बाजार, सस्ती भूमि और जल आपूर्ति को हम शामिल करते हैं। ठीक है, कच्चे माल में जो है उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक होता है। क्यों? अगर हम किसी भी उद्योग की स्थापना करते हैं और कोई वस्तु बनाते हैं तो उसके लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता होती है और उस कच्चे माल को बनाने के लिए किस शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है और इन शक्ति के साधनों को चलाने के लिए हमको श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? श्रमिकों की। और ये जो श्रमिक होते हैं वो आपके इन उद्योगों में उत्पादनकर्ता होते हैं। कौन होते हैं? उत्पादनकर्ता। ठीक है, और उत्पादन होने के बाद में फिर उस उत्पादन को परिवहन और संचार की सहायता से बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है और बाज़ार जो है वो आपके उत्पादन को वितरित करने के लिए काम में आता है और आपको पूंजी उपलब्ध करवाता है। भूमि जो है सस्ती होनी चाहिए, जलापूर्ति जो है वो उद्योगों के लिए आवश्यक होती है। तो अगर ये हमारे फैक्टर्स हमारे पास में नहीं है तो भी हम उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही गैर भौगोलिक कारकों में पूंजी, औद्योगिक नीतियाँ, उद्योग, जड़त्व, राजनीतिक सुरक्षा, बैंकिंग सुविधा और बीमा सुविधा हमारे लिए अति आवश्यक होती है। तो ये जो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमको विशेष रूप से बात आज हमने कर ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे उद्योगों का स्थानीयकरण के कारक। ठीक है, अब जो हमारा नया जो टॉपिक चलेगा उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लोह इस्पात उद्योग हमारा हो ही गया। देखिए, लोह इस्पात उद्योग हमारा हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हमारा हो गया और इसके अलावा जो हमारा है दूसरा जो उद्योग जैसे क्या बोलते हैं उसको, चीनी उद्योग, वो हमारा हो गया। तो मुख्य मुख्य जो उद्योग हमारे थे वो हमने पूरे कर लिया है। ठीक है, और वो जो उद्योग है वो आपके इसी से संबंधित थे जो मैंने आज आपका उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो भी पूरा करवा दिया। ठीक है, बाकी का जो है चैप्टर हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, लगातार आप पढ़ ही रहे हो, कोई समस्या आती है तो आप वो मैसेज वगैरह करते ही हो, तो मैसेज वगैरह से हम वो प्राप्त कर लेते हैं। आपकी जो भी समस्याएं वगैरह जो होती हैं तो आप लगातार अब थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। वैसे भी 3-4 महीने आपके जा चुके हैं। ठीक है।